बेसिकली हैंड्स ऑन सेशन है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप वेरी बिगिनर हो और वेरी बिगिनर ऑडियंस हो, थोड़ी बहुत आप लोगों को प्रोग्रामिंग आती है और थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर साइंस के किसी भी चीज से या किसी भी टेक्नोलॉजी से, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज से आपको थोड़ा सा जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट है। ये मेरी बेसिक असम्पशन है, ठीक है। तो लाइक तो बेसिक सिंपली कंप्यूटर लिटरेसी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स और इंटरनेट कनेक्शन जो कि आप लोगों के पास है अभी, तभी तो सुन रहे हैं आप मुझे। तो आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो बहुत सिंपल है। हम एक छोटी सी एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे, टोटली डायनामिक, टोटली रैंडम। जो आइडिया हमें उस टाइम पे समझ आएगा, जो भी समझ आएगा वो उस टाइम पे हम निकालेंगे, ठीक है। और किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो अपने पीसी में सेटअप करते हैं और किस तरह से आप कॉटलिन के थोड़े बहुत बेसिक्स में आपको जैसे जैसे आते हैं, जो जो आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर कहाँ से आप मजीद एंड्रॉयड को लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो गूगल वालों ने ना बहुत सारी पाथवेज बनाए हुए हैं, गूगल कोड लैब्स बनाए हुए हैं। तो मैं आपको अभी कोड लैब दिखा देता हूँ। अगर आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर गूगल कोड लैब्स, तो उसमें आपको वेबसाइट मिलेगी codelab.developer.google.com, ठीक है। यहाँ पे आके आपने बोला कि भाई मुझे जो है वो एंड्रॉयड सीखनी है, let's say, ठीक है। तो आप इसमें एंड्रॉयड सर्च कर लेते हैं, सब एंड्रॉयड, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे कोड लैब्स हैं जो आपको एंड्रॉयड के हवाले से मिल रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी देख लेते हैं, ऐड इमेजेस टू योर एंड्रॉयड ऐप, ठीक है। तो कोड लैब का तरीकेकार ये होता है कि वो आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके वो आपको चीज़ों को बताता है। तो बहुत इजी होता है ऐसे सीखना। लेकिन अगर आप वीडियो पर्सन हो और आप राइटिंग और रीडिंग में ज़्यादा फोकस नहीं हो, तो फिर आप यूट्यूब के ऊपर भी बहुत कुछ सर्च कर सकते हो, या फिर यूट्यूब के ऊपर भी फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं। लेकिन हमारी जो अप्रोच है वो आज यही रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे कोड लैब्स मिल जाएंगे। जो मेरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कोड लैब है वो ये है, एंड्रॉयड बेसिक्स इन कॉटलिन कोर्स, ठीक है। एंड्रॉयड बेसिक्स इन कॉटलिन, ठीक है। ये है आपका मोन मोस्ट कॉमन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पाथवेज भी होते हैं। पाथवेज मतलब सीरीज ऑफ कोड लैब्स होते हैं जो आपस में लिंक होते हैं। तो अगर हम ये देखें कॉटलिन बेसिक्स, कॉटलिन बेसिक्स फॉर एंड्रॉयड पाथवे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये रहा पाथवे, ठीक है। आप इसमें आके स्टार्ट कोर्स करते हैं तो वो आपको आगे ले जाता है कि पहले इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन है, फिर एंड्रॉयड स्टूडियो है, फिर लेआउट है। अब आप कॉटलिन में जाओगे तो फिर वो आपको एक एक करके सारों की एक एक कोड लैब होगी, इसकी अलग है, फिर इसमें वीडियो है, फिर इसमें कोड लैब है, फिर इसमें कोड लैब है। तो इट विल टेक यू फ्रॉम जीरो टू जहाँ तक आप प्लान करना चाहते हैं वहां तक, ठीक है। सो दिस इज वेरी गुड अप्रोच, ठीक है। गूगल की तरफ से जो डॉक्यूमेंटेशन और जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं, इसमें फ्लटर के और दूसरी गूगल की टेक्नोलॉजी के भी पाथवे और कोर्सेज बने हुए हैं। तो आपको बस वो जाके वेबसाइट देखनी है, वहाँ पे बहुत कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो अब सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि उसमें कॉटलिन के जो है वो डिफरेंट पाथवेज होते हैं। जो पहला पाथवे आपको कॉटलिन बेसिक लेके जाता है, ठीक है। और फिर इसके अलावा जो ज्यादातर कॉटलिन होती है वो कॉटलिन के प्ले ग्राउंड पे होती है। लाइक कॉटलिन प्ले ग्राउंड आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें आप डायरेक्टली कंपाइल कर सकते हो इधर, ठीक है। और इसी में ही बैठ के आप सीख लेते हो, ठीक है। ये मैंने कोई क्या कहते हैं एग्जांपल कोड बनाया था टेस्ट करने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपका पूरा कंपाइल होगा, लेकिन आज हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ,
ठीक है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली एंड्रॉयड नेटिव की बात अगर हम बात करें तो एंड्रॉयड स्टूडियो है। एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो की वेबसाइट से जाके कर लो, लेकिन मैं आपको एक बेटर तरीका क्या कहते हैं रिकमेंड करता हूँ, वो है जेट ब्रांड टूल बॉक्स। ठीक है। तो जेट ब्रांड टूल बॉक्स जो है वो एक ऐप है जेट ब्रांड की तरफ से। वो आप जाके डाउनलोड करते हो, वो विंडोज के लिए भी है, मैक के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी, सबके लिए। वो जब डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे तो ऐसा आ जाएगा आपके पास। ठीक है। और उसमें फिर आप पहले तो आपके पास कुछ भी इंस्टॉल नहीं होगा, ये इंस्टॉल्ड है तो मैंने इंस्टॉल किया है। तो सारे आपके पास जो भी जेट लैब जेट ब्रांड के कंपाइलर हो सारे यहाँ पे अवेलेबल हो। ठीक है। इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो भी होता है। ठीक है। फिर उसको आप जाके ऐसे इंस्टॉल करते हो तो वो आपके पास ऊपर लिस्ट में आ जाता है कि इंस्टॉल है। इसमें मल्टीपल इंस्टेंसेस आप एंड्रॉयड स्टूडियो पर रख सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी एक कैनरी का है, एक स्टेबल का। ठीक है। कैनरी जो है वो हर 2 हफ्ते के बाद अपडेट होता है, उस पर काम चल रहा होता है, तो उसमें बहुत सारे बग्स भी होते हैं, ये भी होता है। लेकिन एज ए जीडी मेरा थोड़ा सा रोल होता है गूगल वालों को फीडबैक देना, उनके टूल्स के बारे में, उनके टेक्नोलॉजी के बारे में जो नहीं बना रहे, तो इसलिए मैं बाय डिफॉल्ट कैनरी यूज करता हूँ और उसी के ऊपर ही मेरा काम चल रहा होता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेबल है। स्टेबल वो होता है जब चीज़ें फिर फाइनल हो जाती हैं और हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद एक नई रिलीज आती है तो वो आ जाता है। अभी आज ही एक नई रिलीज आई है हेडहॉग की, इसलिए मेरे पास ये अपडेट का बटन आ रहा है। वो मैं अपडेट करूंगा तो आ जाएगा नया वाला। ठीक है। वो मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंड्रॉयड इम्यूलेटर। ठीक है। वो आपको शायद पता ही होगा कि जो भी हम एंड्रॉयड की डेवलपमेंट करते हैं वो एमुलेटर में करते हैं, वो हम आगे जाकर प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है। फिर फाइनली है यूआई की बात। ठीक है। तो बेसिकली एंड्रॉयड में जो यूआई है वो दो तरह से क्रिएट होती है। एक होती है एक्सएमएल के थ्रू और दूसरा होता है कंपोज के थ्रू। ठीक है। तो कंपोज जो है वो तकरीबन 2 साल पहले आया है, तो वो अभी नया है और उसके ऊपर अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके ऊपर अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो एक्सएमएल में हैं, लेकिन गूगल अभी सबके लिए कंपोज ही रिकमेंड करता है। गूगल कहता है कि कंपोज करो। लेकिन जैसे कि आप थोड़े से बिगनर्स हो, तो मैं आज का जो सेशन है वो कंपोज पे नहीं करूंगा, मैं वो एक्सएमएल के ऊपर करूंगा। ठीक है। तो उसके ऊपर मेरा जो मेन फोकस होगा वो ये होगा कि हम एक छोटी सी ऐप बना के दिखाऊं मैं आपको कि वो किस तरह से बनती है। ठीक है। और फिर लेआउट्स वगैरह ये हम सारी चीज़ें उसमें देखेंगे। ठीक है। तो ये कुछ लिंक्स हैं एंड में जो मैंने खोली थी उनके बारे में। ठीक है। और जो कि आप बाद में मैं स्लाइड शेयर करूंगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो मेरे पास एंड्रॉयड पहले से ही क्या कहते हैं इंस्टॉल्ड है और मैं आज खोल रहा हूँ, ये ऐसे खोल रहा है। कहाँ गया? ठीक है। तो जैसे ही आप खोलोगे तो ये आपके पास विंडो आएगी ऐसे। एक सेकंड सर। सॉरी गाइस। अच्छा जी। तो जैसे आप खोलोगे तो आपके पास ये आ जाएगा और उसके बाद आप बेसिकली यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट नज़र आते हैं जो आपने पहले से बनाए हुए हैं। ठीक है। हम यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो जब न्यू प्रोजेक्ट होता है तो उसमें ये है एम्प्टी एक्टिविटी और ये जो लोगो है ये कंपोज का है। तो अगर आप ये चूज करोगे तो आप आपके पास कंपोज वाली एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट बन जाएगी। इसमें कुछ टेम्पलेट होते हैं और हम जो है ये बेसिक यूज वाली एक्टिविटी को चूज करेंगे और वहां से हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो पहले पहले आता है एप्लीकेशन का नेम, तो हम बोलते हैं ओके भाई टू डू ऐप है। ठीक है।
ये वो नेम है जो मोबाइल ऐप में जब इंस्टॉल होता है तो उसके आइकन पे जो नीचे लिखा होता है ना, ये वो नाम होता है। तो यहाँ पे आप स्पेस वगैरह सारी चीजें यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं पैकेज नेम के ऊपर। पैकेज नेम होता है कि हर ऐप की एक यूनिक आईडी होती है, तो वहां से ये पैकेज नेम आता है, उसको पैकेज नेम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर फेसबुक को गूगल प्ले पे खोलूंगा तो ये ऐप आ गई फेसबुक की, ठीक है। अब इसका जो यूआरएल है ना वो है play.google.com/store apps details क्वेश्चन मार्क id इक्वल टू com.facebook.katana, ठीक है। ये है वो पैकेज में जो कि यूनिक एक आइडेंटिफायर होता है पूरी वर्ल्ड में ग्लोबली कि आपकी एप्लीकेशन कौन सी है एग्जैक्टली, ठीक है। तो फेसबुक खोलने का रीजन ये था कि एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब फेसबुक वालों ने पहली बार गूगल प्ले के ऊपर ऐप बनाई थी तो उस टाइम पे जो उनके पास जो डेवलपर था उसका नाम कटाना था, ठीक है। तो उसने जब गूगल प्ले पे लाइव की एप्लीकेशन तो उसने ऐसे ही वो प्रोटोटाइपिंग कर रहे थे तो उन्होंने ऐसे ही नाम डाल दिया था काम रात फेसबुक रात कराना, और उन्होंने फेसबुक वालों ने वो लाइव कर दी और उसके बाद वो सुपर पॉपुलर हो गई। तो आ, उस वजह से आज तक उस पैकेज का नाम यही है, ठीक है। लेकिन इशू ये है कि वो अगर ये पैकेज नेम चेंज करेंगे तो दैट मीन्स वो पूरी ऐप चेंज हो जाएगी। और मुबशिर बाबा अभी मीटिंग में है, आप बाबा से काम बात नहीं करो, ओके। हाँ, दरवाजा वाले बंद कर दो। अच्छा, तो उसमें बेसिकली अगर फेसबुक वाले इस पैकेज नेम को चेंज करेंगे तो उनको ये पूरे जो 5 बिलियन डाउनलोड्स है ना ये वापस से लेने पड़ेंगे। बेसिकली गूगल प्ले के लिए वो एक नई ऐप हो, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है कि अगर आप कोई भी पैकेज नेम बना रहे हैं तो आप सोच समझ के बनाएं। यूजुअल तरीका ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट होती है लेट्स से facebook.com तो फिर काम.facebook इस तरह से होता है, company.com तो काम.company, company.net तो net.company, इस तरह से उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे फोल्डर है, ये लैंग्वेज है, जावा अब यूज नहीं होती, और ये है मिनिमम एसडीके, मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो मिनिमम कौन से ओएस पे चले, ठीक है। तो अगर हमने एंड्रॉयड 8.0 डाला हुआ है तो उसका मतलब ये है कि ये ऐप 93% डिवाइसेस के ऊपर चले। तो 7% डिवाइसेस ऐसे हैं जो एंड्रॉयड 7, एंड्रॉयड 6, एंड्रॉयड 5 और 3.2 इस तरह के डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। जितनी मिनिमम एसडीके आप कम करोगे उतना डेवलपमेंट में आपके पास चैलेंजेस होंगे, क्योंकि एंड्रॉयड 8 में कुछ एपीआई ऐसी हैं जो एंड्रॉयड 7 में नहीं है। तो अगर आप एंड्रॉयड 7 यूज करोगे तो 8 वाली एपीआई को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो 8 में आई थी 7 में नहीं है। तो 7 के बाद वो एपीआई नहीं होगी। तो जो भी आपकी मिनिमम एसडीके होगी ना आपको उस एसडीके की एपीआई के ऊपर काम करना होगा, ठीक है। तो अगर आप एंड्रॉयड 8 यूज कर लेते हो तो वो अच्छा एक एसडीके है, डिपेंडिंग ऑन के 93% डिवाइसेस के ऊपर चल रहा है, तकरीबन 94%, ठीक है। तो 7% जो डिवाइसेज हैं वो तकरीबन इनएक्टिव या इस तरह के डिवाइसेज होते हैं, ठीक है। तो जब आप फिनिश करोगे तो ये आपको एक प्रोजेक्ट बना के दे देगा और वो आपका इसमें खुल जाएगा, ठीक है। तो पहले पहले जो है वो जैसे ही खुलेगा तो वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब ये बिल्ड हो रहा है और यहाँ पे आप इसकी पूरी प्रोग्रेस देख सकते हो। बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड होती हैं, और शुरू में जो है फर्स्ट टाइम जो है वो टाइम लगता है सिंक होने में और प्रोजेक्ट बिल्डअप होने में और डिपेंडेंसी में। तो एज एन एंड्रॉयड डेवलपर आपको बहुत पेशेंट रहना चीज़ों को अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब जब तक ये बिल्ड हो जाए तब तक मेरे पास दो चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज ये है कि वाई एंड्रॉयड, वाई नॉट समथिंग एल्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आजकल जो सबसे ज्यादा मैं सुनता हूँ वो होता है कि फ्लटर क्यों नहीं, रिएक्ट नेटिव क्यों नहीं। फ्लटर में हम iOS की भी ऐप बना सकते हैं, रिएक्ट नेटिव में भी बना सकते हैं, तो वाई एंड्रॉयड नेटिव, ठीक है। तो उसका रीजन ये है कि जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं, उबर या इस तरह की,
जो जिनके पास ह्यूज किस्म का स्केल होता है, वो 70% 80% केसेस में वो नेटिव ही चूज करते हैं। इवन दो वो अगर पहले किसी क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल के ऊपर चली हैं, लाइक फ्लटर पे स्टार्ट हुई या रिएक्ट नेटिव पे स्टार्ट हुई, लेकिन एट सम पॉइंट वो जो है वो नेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। और दूसरा दूसरा ये है कि मैं हर साल जो है ना नई टेक्नोलॉजी आती है, हर साल कुछ नया आता है। कोई फ्लटर आ गया, रिएक्ट नेटिव आ गया, ज़ैमरिन आ गया, कोडो आ गया, फोनगैप आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया। ठीक है। तो हर साल जो है ना पिछले 10 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ कि अब फ्लटर आ गया, अब एंड्रॉयड खत्म हो जाएगी, अब ये आ गया है, अब एंड्रॉयड खत्म हो जाएगी, अब वो आ गया, एंड्रॉयड खत्म हो जाएगी। ठीक है, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऐसा होगा भी नहीं। ठीक है। उसका रीजन ये है कि ये जितने भी क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, वो सब एक्चुअली नेटिव के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेटिव आईओएस के ऊपर, नेटिव एंड्रॉयड के ऊपर। तो अगर नेटिव आईओएस या नेटिव एंड्रॉयड खत्म हो गई, तो उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो फ्रेमवर्क चल रहे हैं वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो उनको रिप्लेस करेंगे, वो उन पे डिपेंड कर रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो एक ये है। दूसरा, जॉब पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। ठीक है। तो नेटिव की जॉब्स कम हैं एज कम्पेयर टू क्रॉस प्लेटफॉर्म के। उसका रीजन ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो दुनिया में अगर हम देखें तो बड़ी कंपनी जो है वो 5% है, और छोटी कंपनी जो है वो 70% है, और जो मीडियम स्केल कंपनी जो है वो बाकी हैं 35% या 30%। ठीक है। तो अगर आप जॉब की बात करते हैं तो जो छोटी कंपनी होती है ना, उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, डेवलपर्स कम होते हैं, सैलरीज कम होती हैं, पैसे कम होते हैं। तो वो फिर प्रेफर करते हैं कि हम कोई ऐसा बंदा रखें जो एक सैलरी में दोनों ऐप्स बना कर दे दे। तो वो छोटी कंपनी ज्यादातर शुरुआत में क्रॉस प्लेटफॉर्म सोल्यूशन पिक करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो फ्लटर हो सकता है, रिएक्ट नेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो उसको लेकर वो आगे चलते हैं, और उसका रीजन ये होता है कि उनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन फिर जब प्रोडक्ट चल जाती है और प्रोडक्ट बन जाती है और उनके पास रेवेन्यू और प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट जो भी है वो आना हो जाता है, तो एट सम पॉइंट वो कहते हैं कि अब हमें इसमें से निकल कर नेटिव की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है। फिर वो मीडियम कंपनी बड़ी कंपनी बन जाती हैं, स्मॉल कंपनी मीडियम कंपनी बन जाती हैं। तो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो उसमें ये होता है कि स्मॉल कंपनीज के पास फ्लटर की और उनकी जॉब्स होती हैं, और स्मॉल कंपनी ज़्यादा हैं तो आपको इंटरनेट के ऊपर ज़्यादा जॉब्स नज़र आएंगी, फ्लटर की, रिएक्ट नेटिव की, इनकी। लेकिन नेटिव की जॉब्स आपको कम नज़र आएंगी क्योंकि नेटिव की कंपनीज कम है, तो उनके पास जॉब्स कम है, क्योंकि वो बड़ी कंपनीज में यूज होता है। लेकिन एक चीज होती है, वो ये होती है कि नेटिव की जॉब्स जो है वो काफी बेहतर होती हैं एज कम्पेयर टू बाकी टेक्नोलॉजी की जॉब से। ठीक है। तो ये, बट अब अगर अभी भी आप ये फील करते हो कि मुझे फ्लटर करना है और मुझे एंड्रॉइड नेटिव नहीं करना, तो फिर उसके लिए मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि कोई भी क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल अगर आपको सीखना है, पहले नेटिव हो, भले नेटिव हो या फ्लटर हो। ठीक है। आजकल ये दो मोस्ट पॉपुलर हैं, और भी हैं बहुत सारे, लेकिन मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मोस्ट पॉपुलर है ये। तो इन दोनों को सीखने के लिए ना आपको किसी एक नेटिव टेक्नोलॉजी पे काम आना चाहिए। वो नेटिव आईओएस भी हो सकती है, नेटिव एंड्रॉयड भी हो सकती है। ऐसे नहीं है कि आपको नेटिव एंड्रॉयड या नेटिव आईओएस का फुल ऑन एक्सपर्ट होना है। मतलब ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत काम आता होगा तो फिर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर इजीली अंडरस्टैंड कर सकोगे कि हो क्या रहा है। क्योंकि क्रॉस प्लेटफॉर्म जो टूल्स होते हैं ना, वो नेटिव के ऊपर एक रैपर बना हुआ है। ठीक है। तो जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि अंदर क्या चल रहा है, तब तक आप उस रैपर को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो ज्यादातर केसेस में मैंने जिन भी फ्लटर के डेवलपर से बात की है, वो 70-80% डेवलपर ऐसे होते हैं जो नेटिव एंड्रॉयड से स्विच हो रहे होते हैं फ्लटर की तरफ, तो उनको नेटिव एंड्रॉयड की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो मेरा ये सवाल कि वाई एंड्रॉयड, तो उसका जवाब यही है कि भाई अगर आपको फ्लटर भी करनी है ना, या रिएक्ट नेटिव भी करनी है ना, या फिर डायरेक्ट नेटिव एंड्रॉयड करनी है ना, तो नेटिव एंड्रॉयड इज अ वेरी गुड थिंग टू लर्न।
और जितना मुझे अभी समझ आया कि यूनिवर्सिटीज भी अभी नेटिव एंड्रॉयड बहुत करवा रही हैं अपने स्टूडेंट्स को तीसरे सेमेस्टर में, चौथे सेमेस्टर में। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा जो मैं बताना चाह रहा था ना, वो ये था कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर हम नेटिव एंड्रॉयड, अगर हम मोबाइल डेवलपमेंट को जनरली कंपेयर करें वेब के साथ, तो फिर उसका हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में जो भी अगर हम वेब की बात करें तो वेब के पास ज़्यादा ऐप्स होती हैं एज कम्पेयर टू मोबाइल के। ठीक है। क्योंकि जो भी कंपनीज होती हैं वो ज़्यादातर पहले वेब पे आती हैं, पहले वेब पे प्रोडक्ट लॉन्च होती है, फिर एंड्रॉयड या आईओएस पे लॉन्च होती है। ठीक है। तो वेब जो है वो एक बहुत अच्छी करियर चॉइस है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि वेब जो है वो बहुत कम्पिटिटिव करियर चॉइस है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वेब में जा रहे हैं, तो फिर वेब में कंपटीशन भी बढ़ जाता है, वेब में जॉब्स लेना भी मुश्किल हो जाता है। फिर आगे जाकर जावा जो है वो कोट लैंग्वेज है वेब फ्रेमवर्क के ऊपर, तो फिर जावा स्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, एंगुलर, नोड, टीनो, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं अभी तो। ठीक है। तो फिर वहाँ पे वो फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाती है कि ये कंपनी एंगुलर पे काम कर रही है, ये कंपनी नोड पे काम कर रही है, ये कंपनी व्यूजेस पे काम कर रही है, ये कंपनी किसी और फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रही है। तो फिर आपकी जो है वहाँ से डाइवर्जन और डिफरेंट पाथ्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आपको फिर उस हिसाब से चॉइस लेनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एज ए, अच्छा हमारा हो गया, कंपाइल हो गया। ठीक है। तो तकरीबन 8 मिनट लगे, ये फर्स्ट टाइम था। ठीक है, आपको ये फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेता, लाइक आई सेड। अच्छा, जब आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा ना, तो पहले पहले ना आपके पास ये एक क्लास खुल जाता है मेन एक्टिविटी के नाम से। ठीक है। अब एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी है कि जब हम एंड्रॉयड की बात करें, तो जो भी हमें नजर आ रहा है ना स्क्रीन में, वो एक एक्टिविटी है। ठीक है। अगर मैं कोई भी ऐप खोलूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस ऐप को रन किया, ठीक है, और हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर, यस सर, मुझे भी हाँ आपकी आवाज़ आ रही है, इट्स वेरी क्लियर। हाँ, मेरा नेट स्लो हो गया था, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, ये हमारी एक एक्टिविटी खुल गई। ठीक है, ये हमारी ऐप खुल गई। सही है। जैसे ही मैंने खोली तो इसमें आ गया ये स्क्रीन। अब ये जो स्क्रीन है ना, ये पूरी एक एक्टिविटी है। ठीक है। फिर उसके ऊपर कुछ और खुलता है, तो हम नेक करते हैं, तो ये इसमें एक्टिविटी नहीं खुली लेकिन कुछ और खुला। ठीक है। अब हम सेटिंग वगैरह और जो भी हम खोलते हैं, वो बेसिकली एक एक्टिविटी होती है। अब एक्टिविटी में क्या होता है कि गूगल जो है ना, अभी ये रिकमेंड करता है कि आप सिंगल एक्टिविटी आर्किटेक्चर बनाओ। ठीक है। उसके लिए आपके पास जो बाय डिफॉल्ट कोड आ रहा है ना, वो सिंगल एक्टिविटी का है, एक्टिविटी एक है, ये एक ही एक्टिविटी का क्लास है। तो आप ज़्यादा एक्टिविटी बना सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले बहुत ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा है क्या कहते हैं, हर एक्टिविटी का एक लाइफ साइकिल होता है। तो अगर हम बात करें लाइफ साइकिल, तो हमें मिल जाएगा, बहुत कॉमन इमेज होती है ये वाली। ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इजीली समझ आती हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर सिंपल वर्ड्स में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट दूं कि अगर आप लोगों ने सी प्लस प्लस किया है या पाइथन किया है या वेब डेवलपमेंट किया है, एचटीएमएल वेबसाइट बनाई है, तो जब हम मोबाइल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो मोबाइल डेवलपमेंट ना थोड़ी सी ट्रिकी होती है एज कम्पेयर टू वेब डेवलपमेंट के और किसी डेस्कटॉप डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि मोबाइल में ना हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं। ठीक है। वेब, अगर आप कोई वेबसाइट खोल रहे हो, तो वेब डेवलपर जो है बहुत सारी अजम्पशन के साथ चीज़ें बना रहा होता है। पहली अजम्पशन, आपके पास इंटरनेट है तभी तो वेबसाइट खुल रही है। दूसरा, आपके पास लाइट भी है, बैटरी भी है, तभी आप किसी पीसी पे बैठे हुए हो, तभी आप वेबसाइट खोल रहे हो। अगर आप मोबाइल पे खोल रहे हो तो वो कम होता है, लेकिन वेबसाइट प्राइमरली पीसीज और ब्राउजर्स के लिए बनाई जाती है। ठीक है।
और आपके पास जो पीसी है वो भी अच्छा खासा होगा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि 2 GB रैम वाला पीसी अब मिलेगा, तो बहुत कम मिलता है, अब तो 4 GB 8 GB रैम वैसे ही मिल जाती है। और इस अजम्पशन के साथ होता है कि आपके पास हार्ड डिस्क भी है और ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जब हम मोबाइल में आते हैं ना, तो हमारी गेम चेंज हो जाती है। ठीक है, पहले के हमारे पास स्क्रीन साइज़ की बहुत बड़ी डाइवर्जेंस है, मतलब हमें पता ही नहीं होता है कि किस तरह की स्क्रीन साइज़ होगी और कितनी होगी। अब स्पेशली अभी फ्लिप और फोल्ड और ये सारे टेढ़े मेढ़े जो स्क्रीन बनना शुरू हो गई हैं, और क्या कहते हैं, तो उसके ऊपर चैलेंजेस और बढ़ गई हैं कि मतलब आपकी फिर नॉच वाला जो गेम था वो भी अच्छा कॉम्प्लिकेटेड गेम था कि भाई अब नाच भी आ गया है, तो किसी के पास बड़ा नाच है, किसी के पास छोटा नाच है, तो उसको भी हैंडल करना है कि आपकी जो कोई टेक्स्ट वगैरह है या कोई कंटेंट वगैरह है वो नाच के पीछे ना आ जाए। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। दूसरा ये कि बैटरी लाइफ, यू हैव नो आइडिया कि यूजर के पास कितनी बैटरी लाइफ है, वो 10% भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है, 50% भी हो सकती है। तो अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो और आपकी एप्लीकेशन जो है वो बैटरी लाइफ को कंसीडर नहीं कर रही है, और आपकी एप्लीकेशन जो है वो बैटरी लाइफ दबा के बैटरी कंज्यूम कर रही है, तो जो भी एंड्रॉयड के ओएसएस होते हैं वो आपको एक नोटिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं कि भाई ये वाली एप्लीकेशन ना आपकी बहुत ज़्यादा बैटरी खा रही है। ठीक है, तो यूज़र क्या करता है, उस एप्लीकेशन को किल कर देता है कि भाई बैटरी खत्म हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो आपको एक बैटरी परफॉर्मेंट एप्लीकेशन बनानी है ताकि आपके साथ ये वाला सीन ना हो। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो है वो हमारा जो इश्यू है वो है रिसोर्सेज का, कि हमें नहीं पता कि यूज़र के पास कितना मेमोरी है, कितनी रैम है और कितनी हार्ड डिस्क में स्पेस है। तो वो लो स्टोरेज पे भी चल सकता है, उसके बाद एसडी कार्ड ना भी हो सकता है, तो ज़्यादातर अब तो एसडी कार्ड नहीं होता किसी के पास। तो फिर एंड में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटरनेट, तो इंटरनेट का कोई पता नहीं होता। कभी हम ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे सिग्नल्स ऑन ऑफ हो रहे होते हैं, ड्रॉप हो रहे होते हैं ट्रैवलिंग के दौरान और इस तरह से। तो फिर अभी इंटरनेट स्लो है, 1 सेकंड के बाद फास्ट हो गया, फिर स्लो हो गया, फिर फास्ट हो गया, इस तरह से। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो इन केसेस को भी हैंडल करना सीखे। ठीक है, तो ये अभी आपकी ज़रूरत नहीं है सीखना, मतलब अगर हम एप्लीकेशन बना रहे हैं तो फिर 4 स्टेप्स आपको सोचना है। पहला है डेवलप, कि अभी बस बनाना सीखो, कैसी भी अच्छी, बुरी, बैटरी परफॉर्मेंट, बैटरी नॉन परफॉर्मेंट, रिसोर्स परफॉर्मेंट, इंटरनेट परफॉर्मेंट, ऑफलाइन फंक्शनलिटी, जो भी है जैसी भी है, बनाना सीखो। दूसरा है ऑप्टिमाइज। ठीक है, ऑप्टिमाइज में हम सीखेंगे कि रिसोर्स कम कैसे यूज किया जाए, बैटरी कम कैसे यूज की जाए, ऑफलाइन फंक्शनलिटी कैसे ऐड की जाए, इंटरनेट ना हो तो क्या होगा, इंटरनेट हो तो क्या होगा, इंटरनेट स्लो हो तो क्या होगा। ये है ऑप्टिमाइज। उसके बाद तीसरा है सिक्योर। फिर आती है सिक्योरिटी, कि भाई अब आप एप्लीकेशन में सिक्योरिटी डालो ताकि वो हैक ना हो सके, रिवर्स इंजीनियर ना हो सके, कोई उसको क्रैक ना करे, कोई उसको मिस यूज ना करे, अब्यूज ना करे। ठीक है, इस तरह से। फिर जो फाइनल होता है चौथा, वो होता है लॉन्च, स्केल। ठीक है, अब हम स्केल को हैंडल करेंगे कि अब ये एप्लीकेशन मिलियन यूजर्स डाउनलोड करेंगे, यूज करेंगे तो क्या होगा, 100 मिलियन यूजर्स यूज करेंगे तो क्या होगा, 1 सेकंड के अंदर 10,000 लोगों ने साइन इन किया तो क्या होगा। फिर आती है स्केल। ठीक है, तो हम लोग अक्सर डेवलपर्स जो हैं वो, बिगनर्स जो हैं वो अक्सर ऐसे करते हैं कि हम फौरन से घुस जाते हैं कि यार मैं इसमें सिक्योरिटी कैसे डालूंगा, भाई वो तीसरा स्टेप है, पहले आप बनाना सीख लो। ठीक है, तो लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जब एक्टिविटी क्रिएट होती है ना, जैसे हमने एप्लीकेशन खोली तो ये एक्टिविटी क्रिएट हुई, तो पहले पहले फंक्शन कॉल हो जाता है ऑन क्रिएट का। ठीक है, अब ऑन क्रिएट जो है वो ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि हम क्या करना है। ये सिर्फ एक बार कॉल होता है ऑन क्रिएट, फिर उसके बाद ऑन स्टार्ट कॉल होता है, फिर ऑन रिज्यूम कॉल होता है। रिज्यूम का मतलब है कि अब लिटरली एक्टिविटी चलना शुरू हो गई है। ठीक है, अब आपके पास कॉल आ गई मोबाइल पे। ठीक है, आप एक्टिविटी देख रहे हो और अचानक से कॉल आ गई, तो वो कॉल वाला जो डायलर है उसकी एक्टिविटी आपकी एक्टिविटी के ऊपर आ गई, तो आपकी जो एक्टिविटी है वो ऑन पॉज में चली जाएगी। ये बात हो गई। ठीक है, अब अगर कॉल नहीं आई है और आपने खाली उसको बैक प्रेस करके बंद कर दिया, जैसे मैंने उसको बैक प्रेस किया, बंद हो गई। ठीक है, तो फिर पहले ऑन पास कॉल होगा, फिर ऑन स्टॉप कॉल होगा, फिर ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होगा और एक्टिविटी बंद हो जाएगी। ठीक है, फिर एक केस होता है हमारा क्या कहते हैं,
किल प्रोसेस का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने एक्टिविटी खोली हुई है, ठीक है, कोई भी, और मैंने इसको होम कर दिया तो ये ऑन पास हो गई, लेकिन ये बंद नहीं हुई, ये अभी मिनिमाइज्ड है, सही है। ये अभी बैकग्राउंड में चल रही है और ये मिनिमाइज्ड है, ठीक है, ये बैकग्राउंड में चल रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपने उसको एक दिन पूरा खोला ही नहीं, एक दिन तक वो बैकग्राउंड में ही थी, ठीक है। अब ये खोलूंगा ना तो ये वहीं से शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्रांस खोला हुआ है और इसको मैं अगर यहाँ से खोलूंगा तो फ्रांस ही खोलेगा, ठीक है। तो वो अभी होगी, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे के बाद आपने और एप्लीकेशन खोल ली, इधर से कुछ खुली उधर से कुछ खुली, कॉलें आई, मैसेजेस आए, मोबाइल रिचार्ज हुआ, मोबाइल की नेट बंद हुई, मोबाइल की बैटरी लो हुई, बहुत कुछ हो गया 2-3 घंटे में। तो इस एक्टिविटी के साथ क्या होगा, इस एक्टिविटी के साथ एक पॉइंट पे ये होगा कि जब ओएस को किसी और ऐप के लिए मेमोरी चाहिए होगी ना, तो वो क्या करेगा कि वो जो बैकग्राउंड में एक्टिविटी पड़ी हुई है ना, उनको किल कर देगा मेमोरी के लिए। तो किसी पॉइंट पे ना आपकी ये जो एक्टिविटी है ना, ये किल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे वो यहाँ पे नजर आ रही होगी लेकिन किल हो जाएगी, और किल होने के बाद जब आप उसको इस तरह से खोलोगे ना, तो ये वो फ्रांस नहीं दिखाएगा, ये वापस से खुलेगी पूरी जीरो से, क्योंकि वो उसका पूरा प्रोसेस खत्म हो गया, ठीक है। तो ये वो वाला प्रोसेस है कि अगर किल हो गई तो अगली बार ऑन क्रिएट खोलेगा, और अगर किल नहीं हुआ तो अगली बार ऑन स्टॉप से वापस ऑन स्टार्ट होगा। एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी है, जो भी यूआई में चेंजेस आ चुकी हैं वो वैसे चल रही हैं और कंटिन्यू हो रहा है। और अगर यहाँ पे आपकी एक्टिविटी चल रही है और आपके पास कॉल आ गई तो ये ऑन पास में चला गया, और जैसे ही कॉल बंद हो गई तो वो तो पीछे खुली हुई थी, तो वो फिर वापस ऑन रिज्यूम में आ जाएगा, ठीक है। ये है। अच्छा, अब हम आते हैं, ठीक है। अच्छा, हर एक्टिविटी के पास ना दो चीजें होती हैं, एक होता है जावा का कोड और दूसरा होता है व्यू। व्यू का मतलब है यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो एक्टिविटी में एक फंक्शन होता है सेट कंटेंट व्यू, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यूजर इंटरफेस जो है ना, वो एक्सएमएल में भी बनती है और कंपोज में भी बनती है। अगर हम कंपोज में बनाते हैं तो फिर हमारी डायरेक्ट वो इसी एक्टिविटी में बनती है फ्लटर की तरह, डिक्लेरेटिव यूआई जिसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सएमएल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक फोल्डर बना होता है रिसोर्सेज का, और रिसोर्सेज में हमारे पास एक फोल्डर है लेआउट का, ठीक है। इसमें हमारे पास सारे लेआउट बने हुए होते हैं जो एक्सएमएल में बने हुए हैं। तो अगर मैं खोलूंगा तो इसमें वो दिखाएगा कि पूरा कोड लिखा हुआ है, और इसमें हम यहाँ से स्प्लिट में देखेंगे तो वो दिखाएगा कि इसमें कौन सी यूआई बनी हुई है, ठीक है। तो ये सारा है, लेकिन हम इसको वेरी सिंपल लेके जाते हैं, और इसमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है तो हम सारा कुछ डिलीट करते हैं, ठीक है। सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मेन एक्टिविटी बस, ठीक है। अच्छा, मेन एक्टिविटी जो एक्सटेंड कर रही है वो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है। ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी जो है वो एक क्लास है एंड्रॉयड का, जो ये बताता है कि इसमें टूल बार होगी, इसमें बटन होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक इसमें लेआउट बनाते हैं, इसके भाई एक्टिविटी मैन न्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम बताते हैं कि ये एक्सटेंड किसको करेगा। बाय डिफॉल्ट ये कंस्ट्रेंट लेआउट को एक्सटेंड कर रहा होता है, तो हम इसको कंस्ट्रेंट लेआउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसने बना दिया, यहाँ पे आपके पास आएगा पूरी यूआई, और यूआई और कोड दोनों, और खाली कोड, तो ये यूआई और कोड दोनों, ठीक है, हम उसको लेकर चल रहे हैं, सही है। अच्छा, अब दो चीजें होती हैं, एक होता है व्यू, ठीक है, और दूसरा होता है व्यू ग्रुप, ठीक है। व्यू का मतलब ये है कि जो बटन है वो एक व्यू है, टेक्स्ट है वो एक व्यू है, लेबल है वो एक व्यू है, रेडियो बटन है वो एक व्यू है, चेक बॉक्स है वो एक व्यू है, ये सब व्यू है, ठीक है। जो भी यूआई के एलिमेंट्स है ना, वो सब व्यू है, व्यू व्यू व्यू, ठीक है। और दूसरे हैं हमारे पास व्यू ग्रुप्स। व्यू ग्रुप्स का मतलब है कि वो खुद व्यूज नहीं होते, लेकिन वो दूसरों को ग्रुप करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मोस्ट पॉपुलर जो व्यू ग्रुप है वो है लीनियर लेआउट, ठीक है। अच्छा, व्यू ग्रुप का मतलब ये है कि वो दूसरे व्यूज का एक एज ए पेरेंट डिफाइन होगा,
तो अगर हम लीनियर लेआउट बनाते हैं तो लीनियर लेआउट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी व्यूज है ना वो सब लीनियरली अलाइन हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एक बटन डाल दिया, ठीक है। अभी बाकी चीजों को छोड़ते हैं हम। तो ये आपने देखा ये बटन आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें एक और बटन डाल रहा हूँ, तो ये उसके बराबर में आ गया, ये इसके बराबर में आ गया, ये इसके बराबर में आ गया, इसके बराबर में आ गया, इसके बराबर में आ गया, ठीक है। ये अब स्क्रीन से बाहर जा रहा है, ये सब लीनियरली अलोवेंट है। अब उनके लिए हमारे पास हर व्यू के साथ दो मेन पैरामीटर्स होते हैं, विड्थ और हाइट। इसकी विड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है। अब विड्थ में हमारे पास डिफरेंट चीजों के तीन डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला होता है, ठीक है, मैच पेरेंट। मैच पेरेंट का मतलब ये है कि इसका जो भी पेरेंट है ना उसकी विड्थ जितनी भी है। अब ये हमारा रूट रूट में सबसे पहले है, इसका कोई पेरेंट नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि इसका पेरेंट जो है ना वो डिवाइस है। तो डिवाइस की जितनी भी विड्थ होगी वो इसको मिल जाएगी, ये पूरा डिवाइस का हो जाएगा। दूसरा है रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब ये है कि इसका जितना कंटेंट है ना वो उसकी विड्थ होगी। अगर मैं सारे बटन डिलीट कर देता हूँ तो अब इसका कंटेंट इतना हो गया, तो ये व्यू भी इतना ही हो गया, देखो, ठीक है। अगर मैं दूसरा डाल दूं, ठीक है, तो ये व्यू इतना हो गया, सही है। अब बटन अलग अलग हैं लेकिन इसकी जो ओवरऑल विड्थ है ना वो ये है। अगर मैं इसको डायरेक्ट मैच पेरेंट करूं तो ये पूरा हो गया, ठीक है। तीसरा है कि हम कोई भी इसमें बता देते हैं 100, ठीक है। अच्छा, एंड्रॉयड में ना पिक्सेल्स होते हैं लेकिन यूज नहीं किए थे। एंड्रॉयड में डीपी यूज किया जाता है। डीपी का मतलब है डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल, ठीक है। अगर आप पिक्सल यूज करोगे तो होता क्या है कि सैमसंग का जो S4 है उसका रिजोल्यूशन होता है 1080 विड्थ में। और अगर आप कोई और सैमसंग S8 यूज करोगे या अ, कोई और हाई डेफिनेशन का डिवाइस यूज करोगे गैलेक्सी का, तो उसका रिजोल्यूशन ज्यादा होगा, लाइक उसका रिजोल्यूशन लेस से 4000 है और सैमसंग S4 का 1000 है। तो अगर आप पिक्सल यूज करोगे ना तो ये बटन जो है ना 100 पिक्सल यूज करेगा। मतलब ये कि 1000 वाले पे 100 यूज करेगा और 4000 वाले पे भी 100 यूज करेगा। तो जब 4000 वाले डिवाइस पे आप ये चलाओगे ना बहुत छोटा हो जाएगा, तो वहां पे हम यूज करते हैं डीपी। डीपी का मतलब ये है कि वो 1000 पे उतना आएगा, फिर जब हम 4000 वाले पे यूज करेंगे तो उस हिसाब से यूनिफॉर्मली स्केल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पिक्सल्स ही होते हैं लेकिन ये डेंसिटी वाले पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम फॉर एग्जाम्पल इसमें मैच पेरेंट करते हैं। और हाइट का भी वही चक्कर है कि हम इसमें रैप कंटेंट करें। अभी फुल स्क्रीन इसने ली हुई है, अगर मैं इसको करूँ तो ये उसने इतना स्क्रीन, ठीक है। अब आगे वो नहीं ले रहा, सही है। या फिर हम मैं इसको बोल लूँ कि भाई आप 50 dp के हो तो ये 50 dp का, ठीक है। यहाँ पे 30 dp का हो गया तो देखो बटन छोटे हो गए, सही है। तो ये है। अच्छा, उसके बाद हर व्यू में और हर व्यू ग्रुप में अलग अ, वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर किसी के अपने होते हैं। कुछ कॉमन है, विड्थ हाइट इस तरह के, कुछ डिफरेंट है। तो फॉर एग्जांपल लीनियर लेआउट के बाद एक एट्रीब्यूट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है कि ये लीनियर तो है लेकिन किस तरह से, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। अभी बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल है, तो अगर हम वर्टिकल करेंगे ना तो ये सारे बटन जो है ना नीचे आना शुरू हो जाए, ठीक है। ये है एक। इस तरह से दूसरा हमारे पास होता है फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट का मतलब है कि स्क्रीन है, उसके पीछे ये पहला बटन नीचे आया, दूसरा बटन उसके ऊपर आया, तीसरा बटन उसके ऊपर आया, चौथा बटन उसके ऊपर आया, ठीक है। तो अगर इस बटन का जो कलर है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, सही है, वो ब्लैक है, सही है, तो इसका जो है वो रेड है, सही है, व्हाइट, ठीक है। तो ये जो व्हाइट वाला होगा ना ये सबसे ऊपर होगा, ठीक है। डायरेक्ट हम बटन में इस तरह से बैकग्राउंड डाल नहीं सकते तो उस वजह से ये दिखा नहीं रहा है कलर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास एक और लेआउट होता है रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट जो है वो मतलब ये है कि आप चीज़ों को एक से दूसरे रिलेशन के हिसाब से डालो। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें बटन डाला रैप कंटेंट का कि भाई ये इधर है, ठीक है।
अब मैं दूसरा बटन डाल रहा हूँ, ठीक है, और मैं ये इसके ऊपर आ गया, मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये इसके नीचे आए, तो पहले पहले मैं इसमें आईडी डालूंगा, ठीक है। तो एट प्लस आईडी का मतलब है कि अब आईडी हो गया। यहाँ पे कोई भी आप आईडी असाइन कर सकते हो। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि व्यूज की जो टाइप्स होते हैं ना, उस हिसाब से आईडी होती है। तो अगर बटन है तो BTN प्लस से 1, ठीक है। अब ये इसकी आईडी हो गई। अब मैंने इसमें बोला इसको कि अबव या बिलो, ठीक है भाई, रिलेटिव, तो ये बिलो 1 होना चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि ये बिलो 1 हो गया। अब मैं इसमें अगर फिर उसके बाद होती है मार्जिन। मार्जिन मतलब ऊपर से कितनी जगह है, सामने से कितनी जगह है। तो मैं इसको बोला कि भाई मार्जिन टॉप 200 dp, ठीक है। अब मैं इस बटन को जहां पे भी लेके जाऊंगा ना, ये वाला बटन ना इसके रिलेटिव चल रहा है, वो चल रहा है कि मैं इसके बिलो ही हूँ, कितना भी बिलो। अब इसमें मैं बोल देता हूँ कि यार आप जो है ना 50 dp 30 dp बिलो हो। तो ये इस तरह से हम बेसिकली लेआउट बनाते हैं। लेकिन रिलेटिव लेआउट जो है ना, अब खत्म हो गया है, अब कंस्ट्रेंट लेआउट यूज होता है, ठीक है। कंस्ट्रेंट लेआउट में तकरीबन रिलेटिव लेआउट वाले सेम कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन एट द एंड कहानी ऐसे होती है कि हम ज्यादा उसको इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं, तो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट होता है। तो अगर हम बात करें अभी की, तो इसमें हम पहले पहले एक टेक्स्ट फील्ड डालते हैं, एडिट टेक्स्ट बोलते हैं। एडिट टेक्स्ट मतलब जिसमें आप टाइप कर सकते हो। मैच पेरेंट किया और रैप कंटेंट किया, तो ये आपने देखा कि इसमें इधर एडिट टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे वार्न कर रहा है कि ये आपने इसकी लोकेशन बताई नहीं है कि कहाँ पे। तो कंस्ट्रेंट लेआउट रिलेटिव की तरह होता है, लेकिन उसमें आपको पोजीशन बतानी होती है। तो मैंने इसको बोला कि इसका जो टॉप है ना, वो पेरेंट का टॉप है, और इसका जो स्टार्ट है ना, वो पेरेंट का स्टार्ट है, ठीक है। तो हर व्यू के 4 एंगल्स हैं, टॉप और स्टार्ट, बॉटम और एंड, ठीक है। तो टॉप मतलब इसका टॉप कहाँ पर है, और स्टार्ट मतलब इसका लेफ्ट साइड कहाँ पर है, एंड मतलब इसका राइट साइड कहाँ पर है, और बॉटम मतलब इसका बॉटम कहाँ पर है। तो अभी मेरे को बताया कि भाई इसका टॉप जो है ना, वो पैरन के टॉप है, मतलब यहाँ पर है, और इसका स्टार्ट जो है वो पैरन के स्टार्ट पर, ठीक है। तो वो बिल्कुल चिपक गया। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि भाई इसका बॉटम भी पैरन के बॉटम में हो, तो क्या होगा। अब टॉप भी बोला है, बॉटम भी बोला है, तो वो बीच में आ जाएगा कि हमने इसको ऊपर से भी खींचा हुआ है, नीचे से भी खींचा हुआ है, ठीक है। तो फिर इस तरह से सेंटर में आ जाएगा। तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट जो है ना, उसमें इस तरह से हम चीज़ों को अलाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसमें एक आईडी देते हैं, तो TXT इनपुट, ठीक है। और फिर हम नीचे एक बटन बनाते हैं, रैप कंटेंट, और इसमें पहले पहले हमने टेक्स्ट डाला, क्लिक मी, ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट जो भी कंस्ट्रेंट लेआउट के व्यूज होते हैं ना, वो टॉप पे ही होता है, ठीक है, सबसे एंड में। अब हमने इसकी पोजीशन बताई नहीं है, तो मैं इसको बोला कि इसका जो टॉप हो ना, वो टेक्स्ट व्यू के बॉटम में हो। तो मैंने इसको बोला टॉप टू बॉटम ऑफ टेक्स्ट इनपुट। इसका मतलब ये है कि बटन का टॉप टेक्स्ट व्यू का बॉटम सेम है, तो ये दोनों नीचे आ गए, ठीक है। और फिर स्टार्ट मैंने उसको बोला कि स्टार्ट जो है वो पेरेंट है, और एंड भी पेरेंट है, ठीक है। तो फिर वो सेंटर में आ जाएगा। अब बाकी मैंने इसमें थोड़ी सी मार्जिन डाल देते हैं कि भाई ये मार्जिन टॉप जो है वो 20 dp डाल दी। तो ये इस तरह से हमारा लेआउट बन गया, ठीक है। और इसकी मैंने आईडी डाल दी BTN प्लस, ठीक है। ये हो गया। अब ये एक सिंपल सा हमने लेआउट बनाया है, जो कि जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट डालेंगे और क्लिक करेंगे तो आगे की फंक्शनलिटी किस तरह से। अब जब हम यहाँ पे आते हैं ना, तो हमारे पास ना सबसे पहले ना हमें फंक्शन कॉल करना होता है सेट कंटेंट व्यू, और इसको ना व्यू चाहिए, ठीक है। अब वो व्यू कोई भी हो सकता है। अगर मैं इसमें खाली बटन डाल दूं इस तरह से, ठीक है, तो ये एक बटन व्यू आ गया, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं रन करूंगा ना, तो ये क्या होगा कि ये खाली एक स्क्रीन बनेगी और इसमें एक बटन होगा, ठीक है। ये पूरा बिग बिग बड़ा बड़ा बटन बना हुआ है, सही है। इस तरह से मैं इसमें टेक्स्ट व्यू डाल सकता हूँ, या फिर मैं इसमें एडिट टेक्स्ट डाल सकता हूँ। जो भी आपको XML में नजर आ रहा है यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अगर मैंने एडिट टेक्स्ट डाला, तो ये पूरा बहुत बड़ा बड़ा एडिट टेक्स्ट बन गया, ठीक है।
अच्छा, एक तरीका ये है कि हम इसमें डायरेक्ट व्यू बनाएं। दूसरा तरीका ये है कि हम एक्सएमएल वाला व्यू उठाएं। तो एक्सएमएल वाला व्यू उठाने का तरीका या ये होता है कि हम व्यू बाइंडिंग यूज करते हैं। ठीक है, व्यू बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। ठीक है, व्यू बाइंडिंग एंड्रॉइड। ठीक है, तो ये एंड्रॉइड की अपना खुल गया। इसमें व्यू बाइंडिंग कोई भी लेआउट बनाया और ये हमने लेआउट बनाया, उसके बाद हम इसको इस तरह से व्यू बाइंडिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें करेंगे लेट इनिट var। ठीक है, और बाइंडिंग का वेरिएबल का कोई भी वेरिएबल डाल दिया हमने। उसके बाद ये जो लेआउट का नाम है ना, एक्टिविटी मेन न्यू, तो ये एक क्लास होती है जो आपके लिए ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, एक्टिविटी मेन न्यू, और आगे बाइंडिंग लगा होता है, ये इसकी आगे मेन बाइंडिंग। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये खाली वेरिएबल है जो इसकी वैल्यू असाइन नहीं हुई है, तो उसके हमें पहले इसकी वैल्यू असाइन करनी है। तो हम इसको बोलेंगे बाइंडिंग इक्वल टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेटर। ठीक है, ये न्यू है, एक्टिविटी मैन न्यू बाइंडिंग। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो लेआउट हैं, एक एक्टिविटी मैन है, एक एक्टिविटी मैन न्यू है, तो वो एक्टिविटी मैन का भी बाइंडिंग उसने बनाई हुई है और न्यू वाली भी बनाई। अब हम इसको डालेंगे बाइंडिंग डॉट रूट। ठीक है, अब क्या होगा कि अब ये वाला जो, इसको अगर आप कंट्रोल क्लिक करोगे ना, तो ये एक्सएमएल खोल के दिखा देगा आपको वही वाला। ठीक है, अब ये वाला जो लेआउट है ना, ये इसका कंटेंट व्यू बन गया। अब मैं इसको जब चलाऊंगा तो वो फिर इस तरह से आएगा, देखो जो हमने लेआउट बनाया वो। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर वेरिएबल एक्सेस करने की बात है। तो जब बाइंडिंग डॉट करके करोगे ना, तो इसमें आपके जितने भी व्यू बने हुए हैं ना, वो सारे आ जाएंगे। तो टेक्स्ट इनपुट था, बीटीएन प्रेस था जो हमने बनाया था, तो लेट्स से बीटीएन प्रेस है। अब ये एक बटन है, इसको मैंने बोला कि सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। ये फंक्शन वो है जो जब कॉल होगा, जब इसका क्लिक होगा, तो मैंने उसको बोला कि भाई जो बाइंडिंग डॉट इनपुट है ना, उसका टेक्स्ट जो है ना वो हो जाए बटन क्लिक। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको जब चलाऊंगा तो क्या होगा कि जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये आ गया बटन क्लिक। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे इसकी वैल्यू जो है वो गेट करनी है, तो ये एक इसकी वैल्यू है, तो स्ट्रिंग करके ये वो वैल्यू है जो आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम टोस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। टोस्ट एक मेथड होता है जो कि हम शो करते हैं। तो मैंने उसको बोला कि भाई टीएक्सटी इनपुट में जो भी टेक्स्ट है उसकी वैल्यू, और टोस्ट के बाद उसमें होता है कि शॉर्ट या लॉन्ग है, तो हमने शॉर्ट डाला और शो कर दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा कि अब जो भी टोस्ट टेक्स्ट में लिखा होगा ना वो शो हो जाएगा। तो अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो खाली आ गया। मैंने इसमें लिखा हेलो और फिर प्रेस किया तो ये आ गया हेलो। ठीक है, तो ये वो वैल्यू है जो आप गेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये हैं एंड्रॉयड के बेसिक्स, वेरी बेसिक्स, कि आप एक छोटा सा ऐप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, किस तरह से व्यूज को एक्सएमएल से फेच कर सकते हो। बाकी यहाँ से मतलब आपकी कहानी शुरू होती है कि मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाथवेज को और गूगल के कोड लैब को फॉलो करो, और जो भी मसला हो बीच में मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट कर लो, मैं जो है वो आपको गाइड कर लूंगा उस हिसाब से। ठीक है, अच्छा तो थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा मैं 1 आवर मैंने कॉल्स भी करता हूँ, तो अगर आप वो बुकिंग कर लोगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, जो भी है मतलब लिंक्डइन पे मुझे रीच आउट कर लो। ठीक है, Thank you so much, Vajad bhai. Thank you for that amazing session. Uh, अभी आखिर में हाफिज़ मसूद थोड़ा सा बताएंगे सेटअप वगैरह के बारे में। कुछ लोगों को इश्यूज आ रहे हैं एंड वी विल हैव अ शॉर्ट Q&A सेशन एज वेल। सो वजाहत भाई प्लीज स्टे विद अस फॉर दैट। I guess we can do the setup afterwards. We will have the Q&A first. So I will allow everyone the mics and you can raise your hand and then open your mic. Uh, Hamid has a question, so I will allow him his mic.
जी हामिद, अस्सलाम you can वालेकुम। ask a question. वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जो फिलहाल वेब डेव सीख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और टेक स्टैक, कोई मान स्टैक या कोई, तो वो अगर फ्यूचर में ऐप डेवलपमेंट भी सीखना चाहें तो मतलब कैन अ पर्सन बी अ वेब डेवलपर एंड एंड्रॉयड डेवलपर एट द सेम टाइम? You can do it. तो मतलब ये मतलब इकट्ठे सीख सकते हैं या मतलब अच्छा, डिफरेंटली मतलब सीखना होगा? मैं दो चीजें बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये है कि जितना कुछ आप सीख सकते हो ना वो सीख लो। मतलब आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हो, फ्लटर कर रहे हो, कोटलिन कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट कर रहे हो, बैकएंड कर रहे हो, फ्रंट एंड कर रहे हो, क्लाउड कर रहे हो, डेटा साइंस कर रहे हो, एआई कर रहे हो, ठीक है। सीखने में जो है ना आपको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी आप चीजें सीख सकते हो सीख लो, लेकिन साथ साथ ना आप एक टेक्नोलॉजी ऐसी पकड़ो जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, और जो आपका मेन करियर ट्रैक है, ठीक है। तो साथ साथ थोड़ा बहुत चीजें सीखते रहो, लेकिन एक एक टेक्नोलॉजी मेन जो है ना उसके ऊपर फोकस करो। तो अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो, अगर आप पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, तो मेरी एडवाइस ये होती है कि आप हर सेमेस्टर ना किसी एक टेक्नोलॉजी पे लगाओ, ठीक है। पहला सेमेस्टर फ्लटर के लिए, दूसरा सेमेस्टर एंड्रॉइड के लिए, तीसरा सेमेस्टर iOS के लिए, चौथा सेमेस्टर HTML के लिए, पांचवा सेमेस्टर क्लाउड के लिए, छठा सेमेस्टर डेवऑप्स के लिए, इस तरह से, ठीक है। 6 सेमेस्टर तक ये करो, फिर उसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपको जो है वो कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है और कौन सी टेक्नोलॉजी में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है और ज्यादा मजा आता है, और फिर उसको एज ए मेन करियर ट्रैक पकड़ो, और उसको जो है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में बनाओ और उसको आगे ले जाओ, ठीक है। अगर आप पहले सेमेस्टर में नहीं हो, या तीसरे में हो, या चौथे में हो, इस तरह से हो, तो फिर यही स्ट्रेटजी अप्लाई करो, लेकिन टाइम शॉर्ट कर लो। लाइक 2 महीने फ्लटर पे लगा दिए, 2 महीने एंड्रॉइड पे लगा दिए, इस तरह से। लेकिन ओके सर, फाइंड करो थैंक यू। पहले, मतलब अगर मैंने बोला कि एंड्रॉइड करो तो जरूरी नहीं एंड्रॉइड करो, हर किसी के लिए एंड्रॉइड अच्छी नहीं है, ठीक है। अपने आप को फाइंड करो कि आपको कौन सी अच्छी लगती है, वो तभी पता लगेगा जब आप ट्राई करो चीजों को। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। Any more questions? You can just raise your hand and I will allow you mic. अभी आई थिंक दानिश ने पूछा था, उमर भाई जी। Umar, unmute yourself and you can ask the question. उमर, आपको माइक अलाउ कर दिया है, आप अनम्यूट होके जो है ना क्वेश्चन पूछ लें। You can tap the mic icon in the upper right corner. जब तक ये फिगर आउट करते हैं, anyone with a question? Anyone else? I guess that's it. We don't have any more questions. Thank you, Ajad Bhai, again for having this amazing session with us and joining us. Uh, I will share your details with them. Also, I will share all the recordings of this session with you and all the participants. Anyone who wants to leave can leave now. Those who are facing issues with the setup of Android Studio and Kotlin, they must stay here as our instructor Hafiz Masood will tell you about how to set up everything. So anyone who wants to leave can leave now. Thank you, everyone. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अब्बास। इट वाज गुड सेशन, थैंक यू, बाय बाय।